नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। साउथ दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है फतेहपुर बेरी, और इस फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में एक लोकेलिटी है, एक इलाका है जिसका नाम है आया नगर। तो आया नगर फेज़ 5, यहाँ से 30 नवंबर की सुबह तकरीबन 6:20 या 25 मिनट के आसपास किसी आदमी ने दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये जानकारी दी कि साहब फ़ौरन यहाँ चले आइए, एक आदमी को गोली मार दी गई है। पुलिस वाले सुबह सुबह आई इस कॉल से परेशान भी हुए और उन्होंने पूछा कि भाई बताइए किसको गोली मारी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ मारी। तो उसने बताया देखिए इतनी सारी बातें तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ सामने अग्रवाल स्वीट्स नाम की एक दुकान है आया नगर फेज़ 5 में, वहाँ पर फायरिंग हो गई है और एक आदमी को गोली लगी है। ये कहकर उस आदमी ने फ़ोन रख दिया। पुलिस कंट्रोल रूम ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया और जो पीसीआर वैन यानी पुलिस कंट्रोल रूम की क्विक रिस्पांस टीम होती है, क्यूआरटी या पीसीआर वैन, वो वहाँ मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद लोगों ने देखा कि बेशक सुबह का वक्त था, लेकिन काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और जिस जगह पर यह घटना हुई थी वहाँ की तस्वीर, वहाँ का मंजर कुछ ऐसा था कि वहाँ पहुँचने वाले सारे पुलिस वाले हैरान रह गए। हैरान इसलिए रह गए क्योंकि जिस आदमी को गोली मारी गई थी उसके शरीर का, उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा सही सलामत नहीं था। खबर तो आई थी कि गोली चल गई है, एक आदमी को गोली मार दी गई है, आप चले आइए। तो पुलिस ये मानकर चल रही थी, या कोई भी ये मानकर चलेगा कि शायद 1 या 2 गोली लगी हो किसी को या मारी गई हो। लेकिन यहाँ जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने देखा कि लिटरली जिसे कहते हैं ना किसी का जिस्म छलनी कर देना, एग्जैक्टली उसी तरह से इस आदमी की हत्या की गई थी और उसके शरीर का कोई भी हिस्सा सही सलामत नहीं था। सिर से लेकर पांव तक, धड़ का हिस्सा हो या बाहें हों, हर जगह गोलियां ही गोलियां लगी हुई थी। ऐसी तस्वीरें या इतना विभत्स या इतना भयानक कत्ल आमतौर पर मुंबईया फिल्मों में देखने को मिलता है, खासकर जो फिल्में गैंगवार वगैरह से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन यहाँ सुबह सुबह दिल्ली, राजधानी दिल्ली में इतनी गोलियाँ। अब पुलिस ने बॉडी को रिकवर किया और रिकवर करने के साथ साथ पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने के इरादे से वहाँ जो भी गोलियों के खाली कार्टिजेस पड़े हुए थे, जिसे बोलचाल की भाषा में खोखा भी कहते हैं, तो वो खोखे पुलिस वहाँ से कलेक्ट करने लगी और साथ ही जो गोली इस आदमी के शरीर में लगने के बाद आर पार निकल कर किसी दूसरी जगह पर हिट हुए थे या वहाँ लगे हुए थे, वहाँ से पुलिस ने उन लिड्स को यानी बुलेट्स को भी पुलिस ने कलेक्ट करना शुरू किया। और अब आपको जानकर भी हैरानी होगी कि यहाँ से पुलिस ने 72 एम्प्टी कार्टिजेस बरामद किए। यानी मौका वारदात पर पुलिस को 72 खाली कारतूस मिले, खोखे मिले, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, बल्कि ये कहे कि इस बात को साबित कर रहे थे कि वहाँ शूटर्स ने इस आदमी को मारने के लिए 72 गोलियां चलाई थी, 72 फायर। अब ये अपने आप में एक बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही अजीब बात थी और इतने भयानक तरीके से, इतने सारे गोलियों से कत्ल कम से कम इससे पहले दिल्ली में तो नहीं हुआ। तो अब पुलिस ने इस मामले की छानबीन, इस मामले की जांच शुरू की। साथ ही पुलिस ये भी पता करने की कोशिश करने लगी कि इस हत्या के पीछे कौन से लोग हो सकते हैं। एक तो कत्ल करने का जो तरीका था, सुबह सवेरे घात लगाकर एक आदमी को निशाना बनाकर 72 शॉट्स फायर करना, यह अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जिसने भी गोली चलाई वो कोई मामूली आदमी नहीं है, यानी कोई बहुत ही पेशेवर क्रिमिनल होगा, कोई प्रोफेशनल शूटर होगा। अदरवाइज़ इतनी सारी गोलियां चलाना जो है वो आम आदमी के बस का रोग तो है नहीं, पहली बात। क्योंकि कोई भी आदमी अगर आम आदमी होता है तो वो दुश्मनी निकालने के लिए या किसी को जान लेने के लिए 1 या 2 गोली चलाता है, भाग जाता है। मैक्सिमम पिस्टल में या रिवॉल्वर में 5-6 गोलियां जो भी होती हैं वो मारकर वो चला जाता है। लेकिन यहाँ 72 गोलियां मतलब एक से ज़्यादा लोगों के होने की तरफ भी इशारा कर रहा था और साथ ही ये भी इशारा कर रहा था कि ये काम किसी प्रोफेशनल का है। लेकिन साथ ही सवाल ये भी था कि अगर ये किसी प्रोफेशनल किलर का किया हुआ काम है, पेशेवर अपराधी का, तो फिर पेशेवर अपराधी तो रुपए के बदले कत्ल करते हैं तो 1 या 2 गोली ही वो भी चलाते हैं, क्योंकि उनको पैसे से मतलब होती है। किसी से 10 लाख रुपए लिए, 20 लाख, 1 करोड़ सुपारी मिली, गोली चलाई, जान ली, चले गए। 72 गोलियां क्यों मारी? भयानक रंजिश की तरफ ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी, ये पूरा का पूरा कत्ल इस बात की तरफ इशारा कर रहा था।
और पुलिस अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इस मामले की छानबीन, इस मामले की जांच शुरू कर चुकी थी। जिस आदमी की हत्या की गई उसका नाम था रतन लोहिया। रतन लोहिया वहीं आया नगर में बाबा मोहल्ला में रहा करते थे और रतन लोहिया को म्यूज़िक वीडियोस वगैरह बनाने का शौक़ था। 30 नवंबर को जब ये घटना हुई, यानी इसी साल की बात है, 30 नवंबर को जब ये घटना हुई, उस दिन सुबह तकरीबन 6 बजे वो अपने घर से निकले थे रोज़ की तरह और पास के डेयरी में वो दूध लेने के लिए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच कातिलों ने घात लगाकर उन पर हमला किया और उनकी जान ले ली। कातिल फरार हो चुके थे, लेकिन उनकी हत्या क्यों हुई ये एक बड़ा सवाल था और पुलिस को इस सवाल का जवाब पता करना था। पुलिस ने छानबीन के क्रम में जो जो चीज़ें की वो मैंने आपको बताई। डेड बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टर भी उस लाश को देखकर कंफ्यूज्ड हो गए। वो परेशान हो गए कि एक जिस्म में जिसमें तकरीबन 70 गोलियां लगी हुई हैं, उन 70 गोलियों को उससे रिट्रीव कैसे किया जाए, कैसे निकाला जाए। 48 घंटे लगे तकरीबन पोस्टमार्टम को कंप्लीट होने में। ऐसा नहीं कि 48 घंटे तक नॉनस्टॉप पोस्टमार्टम चलता रहा, लेकिन पोस्टमार्टम एक बार हुआ, डॉक्टर रुके, फिर दोबारा हुआ और इस तरह से एक से ज़्यादा बार डॉक्टर्स ने एफर्ट किए और उनके जिस्म से 69 बुलेट्स इंजरी का डॉक्टरों ने पता लगाया। यानी जो 72 गोलियां चलाई गई थी उनमें से 69 गोलियां, 69 गोलियां उनके जिस्म में लगी थी और उसके बुलेट के कुछ लेड्स, यानी बुलेट का जो हिस्सा होता है वो डॉक्टर ने वहाँ से रिकवर किया बॉडी से, और कुछ जगह तो बुलेट आर पार निकल गए थे, तो उन पॉइंट्स को डॉक्टर ने काउंट किया और अपनी पूरी रिपोर्ट में 69 गोलियों की बात पुलिस ने मेंशन की। अब रतन लोहिया की हत्या इस तरह से क्यों की, ये एक बड़ा सवाल था। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने रतन लोहिया का बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया, लेकिन पुलिस को ये पता चला कि रतन लोहिया का बैकग्राउंड जो है वो बेदाग है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, किसी से रतन लोहिया की कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है। तो ये थोड़ी कंफ्यूज करने वाली बात थी, शॉकिंग बात थी कि आखिर रतन लोहिया जैसे किसी आदमी की हत्या क्यों की गई, और वो भी एक ऐसा आदमी जो म्यूज़िक वीडियो वगैरह बनाया करता था। लेकिन जब पुलिस ने रतन लोहिया का बैकग्राउंड चेक करने के साथ साथ जब पुलिस ने रतन लोहिया का फैमिली बैकग्राउंड चेक किया तो उसमें से कुछ ऐसे लीड्स पुलिस को मिले जिससे पुलिस को ये लगने लगा कि शायद 69 गोलियों वाले इस मर्डर केस का कनेक्शन रतन लोहिया के परिवार से हो। रतन लोहिया के 2 बेटे हैं, इसमें एक बेटे का नाम है दीपक और दूसरा, दीपक यही है, दिल्ली में ही रहता है, और जो दूसरा बेटा है उसे घर वाले विदेश भेज चुके हैं, वो फॉरेन में कहीं रहकर पढ़ाई करता है। तो दीपक के साथ मामला ऐसा है कि दीपक पर एक कत्ल का इल्ज़ाम है और दीपक ने ये कत्ल किया है अपने ही एक जानने वाले का, जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था, जिसका नाम है अरुण कुमार। और कत्ल की इस घटना को दीपक ने कथित तौर पर मई 2025 में, यानी इसी साल, अंजाम दिया था। और अरुण की हत्या करने के बाद दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार किया और दीपक इस वक्त जेल में है। लेकिन सवाल यह है कि ये अरुण कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक के पिता रतन के कत्ल से दीपक के उस मर्डर इंसिडेंट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो? तो पुलिस अभी इन पहलुओं को, इन एंगल को एक्सप्लोर कर ही रही थी कि पुलिस को दीपक की पूरी हिस्ट्री और दीपक ने जो अरुण का कत्ल किया था उसकी पूरी हिस्ट्री भी पता चली। असल में ये दीपक और अरुण आसपास के इलाके में ही रहने वाले थे और दोनों में कभी अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में कुछ बिजनेस, कुछ धंधा पानी भी किया करते थे, लेकिन बाद में रुपए पैसों को लेकर दोनों के बीच में कहा सुनी हुई लड़ाई हो गई और इस लड़ाई में दोस्त ने दोस्त का ख्याल नहीं रखा बल्कि दुश्मन बन गए। अरुण ने एक बार दीपक को घेर कर उसके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की और इतनी बुरी तरह से मारपीट की कि दीपक की जान जाते जाते बची और दीपक और अरुण के ऊपर जो है वो कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद दीपक किसी तरह अपने चोटों से उबर रहा था, लेकिन अरुण जो है लगातार दीपक को इंटिमिडेट किया करता था और उसे धमकी दिया करता था कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बताते हैं कि दीपक ने इसी इंटिमिडेशन से घबरा कर कि कहीं मेरी जान न ले ले, अरुण को अपना निशाना बनाया और अरुण की उसने कथित तौर पर हत्या कर दी। तो देखा जाए तो ये 2 परिवारों के बीच की लड़ाई थी और अब दीपक के पिता रतन की 69 गोलियों वाली हत्या की गई थी, 72 गोलियां चलाई गई थी।
तो अब ये समझा जाता है कि शायद रतन की हत्या के पीछे अरुण और उसके घर के लोग हैं। अरुण तो खैर अब दुनिया में है नहीं, अरुण के परिवार के लोग हैं। कमल नाम के एक शख्स का नाम सामने आया है जिसे अरुण का मामा बताया जाता है। पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटा रही है। वो गायब है और उसका अपना पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तो ये समझा जाता है कि शायद इस मर्डर केस को कमल ने अपने साथियों के साथ अंजाम दिया है। लेकिन ये सिर्फ कमल की करतूत नहीं है, बल्कि पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि इसके पीछे किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल गैंग का हाथ हो सकता है। और शक ये जताया जा रहा है कि शायद विदेश में बैठे किसी गैंगस्टर को इस कत्ल की सुपारी दी गई थी और जो किराए के कातिल हैं उनके साथ मिलकर कमल ने इस घटना को अंजाम दिया। वो एक काले रंग के निसान कार में वहाँ पर पहुँचे थे, एसयूवी में, और उसका नंबर प्लेट जानबूझकर उन्होंने हटा दिया था। सीसीटीवी फुटेज कुछ पुलिस को मिले हैं जिसमें ये शूटर्स जो है रतन के वहाँ से गुजरने से पहले मौके पर खड़े होकर रतन का इंतज़ार करते हुए देखे जा सकते हैं। तो पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले का खुलासा होना बाकी है। रतन की गिरफ्तारी होगी या फिर अरुण के परिवार में अगर किसी और ने साजिश रची है उनकी गिरफ्तारी होगी तो ये बात जाकर साफ होगा। हालांकि दीपक के घर वालों का सीधा सीधा इल्ज़ाम है, दीपक और रतन की जो हत्या हुई, रतन के घर वालों का सीधा सीधा इल्ज़ाम है कि अरुण के घर वालों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। तो खैर अभी आगे जब जांच होगी पूरी कहानी और साफ होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि दो परिवारों की दुश्मनी अब बहुत भयानक मोड़ ले चुकी है, जिसमें एक के बाद एक लाशें गिरने लगी है, गिराई जाने लगी हैं और भयानक तरीके से हत्याएं हो रही हैं। ऐसे केस स्टडीज़ दिल्ली में पहले भी आते रहे हैं। आप लोगों ने जो भी दिल्ली या एनसीआर के रहने वाले हैं उन्होंने साउथ वेस्ट दिल्ली के दो गांव हैं, मित्राऊ और दिचाऊ, इसका नाम ज़रूर सुना होगा। ये वो गांव हैं जहां इसी तरह के पारिवारिक दुश्मनी में एक के बाद एक साल दर साल लगातार कत्ल होते रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है अब तक कम से कम दर्जन भर कत्ल मित्राऊ और दिचाऊ के दो अलग अलग गैंग्स और परिवारों की दुश्मनी में हो चुके हैं। और ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कहीं फिर से किसी और का कत्ल न कर दिया जाए। और ठीक मित्राऊ और दिचाऊ की तरह अब साउथ दिल्ली के ही आया नगर इलाके में दो परिवारों के बीच में एक ऐसी दुश्मनी की शुरुआत हुई है जिसका अंजाम आने वाले दिनों में और भी खतरनाक खौफनाक हो सकता है। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम जिसमें 69 गोलियां मारकर एक शख्स की जान ली गई। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है? बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर लड़ाई झगड़ा लड़कों के बीच में था, एक ने दूसरे को पीटा, दूसरे ने पहले वाले का कत्ल कर दिया, तो दुश्मनी को और झगड़े को उसी लेवल पे रखना चाहिए था। किसी के पिता की, भाई की, बहन की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि मित्राऊ और दिचाऊ वाला जो मामला है, जो दो और गांव जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वहाँ भी कुछ इसी तरह से परिवार के लोगों को टारगेट करने की एक अजीब सी बीमारी है। और यहाँ आया नगर में भी अब कुछ वैसा ही दिख रहा है। तो ये दुश्मनी की ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें दुश्मन जो है सिर्फ दुश्मनों को टारगेट नहीं करते बल्कि परिवार के दूसरे लोगों को भी हिट करते हैं और उनकी भी जान ले लेते हैं, जो अपने आप में काफ़ी अफसोसनाक है। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक शख्स ने कत्ल की सुपारी दी और सुपारी में शूटर से ये कहा कि वो जब उसके दिए गए टारगेट की हत्या कर देगा तो हत्या करने के बाद वो उसे पूरी उम्र बिठाकर खाना खिलाएगा। यानी उसके खाना खिलाने की जिम्मेदारी, उसे भोजन देने की जिम्मेदारी सुपारी देने वाले शख्स ने ली थी। वो ये अपने आप में एक अजीब कहानी थी क्योंकि इस तरह के मामले सुनने को नहीं मिलते। सुपारी में लोग करोड़ों रुपए देते हैं, लाखों रुपए देते हैं। कोई किसी से ये वादा करे कि मैं तुम्हें जीवन भर खाना खिलाऊंगा, तुम किसी की हत्या कर दो, और वो सामने वाला शख्स कहीं काम न करना पड़े, खुद अपने हाथों से रोजी रोटी न कमानी कर पड़े, वो कत्ल कर भी दे, ये अपने आप में बहुत शॉकिंग बात है। तो उस कहानी को अगर आप सुनना जाना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर उसे सुन सकते हैं। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। आप लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में कमेंट्स किया है और बहुत हौसला अफजाई की है। हरिद्वार के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि आपकी कहानी मैं रोज़ सुनता हूँ, आप बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के लगते हैं और आपकी बातों से आपके अच्छे संस्कार की झलक मिलती है। आप कैसे क्राइम में आ गए, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत ही स्वाभाविक लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम घटना को अपनी आंखों से देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी पॉजिटिव बातें लिखी हैं, इतनी सकारात्मक बातें लिखी हैं कि ऑब्वियस सी बात है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार जो है ऐसी बातों को पढ़कर और सुनकर होता है। और
धार्मिक प्रवृत्ति की आपने जो बात कही है, मैं मतलब बहुत इस सेंस में तो रिलीजियस नहीं हूँ कि मैं बहुत पूजा पाठ करूँ, लेकिन मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है। जब जब मैं किसी मुसीबत में होता हूँ मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरी समस्याएं जो है ऊपर वाला सुलझा देता है। ये मेरे लिए अपने आप में एक बड़ी ब्लेसिंग की बात है। बाकी मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूँ कभी, मतलब ये मेरी आदत या फितरत है, बस इतनी। अगर आप मुझे इसको धार्मिक मानते हैं तो मैं बस इतना ही धार्मिक हूँ। इसके अलावा जगदीश चांडेगड़ा जी ने कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने कहा है, सुप्रतिम भाई आपका चेहरा हमेशा खुश नज़र आता है, उसका राज क्या है? थैंक यू वेरी मच। मतलब हमेशा खुश नज़र आता है तो खुश रहता हूँ बस। बाकी ऐसा नहीं है, देखिए हर इंसान कभी खुश रहता है कभी दुखी होता है, लेकिन कैमरे के सामने वो मतलब उदास चेहरा लेकर आएगा तो शायद देखने वाले भी उसे ज़्यादा पसंद न करें। जॉनी एस फ्री कोर्स के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है, कहाँ थे आप सुप्रतिम जी? मैंने आपको बताया कि मैं अपने होम टाउन गया हुआ था जमशेदपुर, और बस बाकी अब आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। हफ्ते के जो 5 दिन होते हैं, मतलब वर्किंग डेज, उन 5 दिनों में मैं आप लोगों के लिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरीज़ लेकर आया करूँगा। सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है तो इन 2 दिनों के लिए पहले ही माफ़ी चाहूँगा। रोशन ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा लोकेश कुमार महालिंगम जी ने शायद कमेंट किया है, पूरा नाम या सरनेम दिख नहीं रहा है, लेकिन लोकेश कुमार जी का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका लोकेश जी। राघवेंद्र तिवारी जी का कमेंट है, भगवती छेत्री जी है, मिस यू सर, ग्लैड टू सी यू बैक, इन्होंने लिखा है। शंकर दयाल मिश्रा जी का कमेंट है, और इसके अलावा पवन हरलालका जी ने भी कमेंट किया है, आप 2 दिन बाद फिर से लापता हो जाओगे, बंदा है आदत से मजबूर, इन्होंने ऐसा कहा है। देखिए ऐसा नहीं है, मतलब अगर मैं मान लीजिए छुट्टियां लेता भी हूं तो वो भी जो ऑफिस का रूल रेगुलेशन है, जो एचआर के गाइडलाइंस है, उसी के मुताबिक लेता हूं। ऐसा तो है नहीं कि जब मन हो कहीं चले गए फिर वापस आ गए। मतलब मैं जानता हूँ आप लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत मान देते हैं मुझे कि मेरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं और इस तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन इतना भी गैर जिम्मेदार नहीं हूँ कि बंदा आदत से मजबूर है कभी भी कहीं भी भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। एनीवे, दक्ष जी का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा मोहन कृष्णन का कमेंट है, जिमी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया और इन्होंने लिखा है कि सर क्राइम की स्टोरी किनारे करो, आपकी पर्सनालिटी बहुत रॉयल है। थैंक यू वेरी मच जिमी जी, थैंक्स फॉर ऑल गुड वर्ड्स। आयुष सिंह ने भी कमेंट किया है, वेलकम बैक, इन्होंने लिखा है। एसके डिवाइडर के नाम से एक आईडी है। सचिन यादव जी ने भी कमेंट किया है। आशीष सैनी साहब का कमेंट है। MKD शॉर्ट टाइम्स के नाम से एक आईडी है, और इन्होंने कहा है कि ये भी इंतज़ार कर रहे थे, वेलकम बैक लिखते हैं अनिल शाक्या। और इसके अलावा सर आपको हम बहुत मिस करते हैं, TS कंप्यूटर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी ये बात लिखी है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हमारे रेगुलर लिसनर हैं। मन का आंगन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। जया अवस्थी जी ने जय हिंद लिखा है। मीता भट्टाचार्य जी मेरे होम टाउन से हैं, मेरे गार्जियन की तरह हैं और सीनियर हैं, तो इस बार मैं जमशेदपुर गया था, लेकिन आपसे मैं मुलाकात नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा जमशेदपुर के बाहर भी मेरा ट्रिप रहा, जैसा कि मैंने अपने सारे दर्शकों को बताया है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो ज़रूर हाजिर होऊंगा। मीता जी को ये इस बात की जानकारी नहीं है कि मैं वहाँ गया था, क्योंकि अगर उन्हें पता चले तो शायद वो नाराज़ भी होंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब यहाँ क्लैरिफाई कर देना बहुत ज़रूरी है। सुमेरा राठौर जी पाकिस्तान से सलाम भेजी हैं, और मेरा भी सलाम आप स्वीकार कीजिए। रिकी सलारिया जी ने भी कमेंट किया है। उसके अलावा क्लिप मूवी के नाम से एक आईडी है, और महिपाल सिंह जी का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर इतने दिन कहाँ थे, डेली स्टोरी सर्च कर रही थी। ये एंजल अपूर्वा के नाम से एक आईडी है। विनोद बिस्वाल ने भी कमेंट किया है, और AKSRPR के नाम से एक आईडी है, और इन्होंने कहा है कि वायरल बॉय धूम की स्टोरी को लेकर आइए। वायरल बॉय धूम के बारे में मैं पता करूँगा। इन्होंने कहा है कि जमशेदपुर की कहानी है वो। इसके अलावा पिंकीज़ ब्लॉग के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और चंद्रानी बेसरा का भी कमेंट है, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से आप सारे लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ इतने पॉजिटिव रिस्पांस और कमेंट्स के लिए। आप प्लीज़ मेरी कहानियाँ यूँ ही देखते सुनते रहिए और अपनी राय जाहिर करते रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।